सो गुड आफ्टरनून बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थायराइड, पाराथायराइड ग्लैंड। वी आर नोइंग दैट बोथ ऑफ दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हम अभी पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम इसके स्ट्रक्चर को, इसकी हिस्टोलॉजी को यानी कि औत्तिकीय संरचना और इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इन ग्लैंड्स के असामान्यताओं की वजह से यानी कि इसके एबनॉर्मल फंक्शंस की होने की वजह से जो बीमारियां, जो सिम्टम्स, जो लक्षण आते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वी वुड ऑल्सो बी स्टडिंग द सिम्टम्स दैट इज अकरिंग ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ दिस टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। दिस इज अ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अटैच्ड इन द नेक रीजन ऑफ आवर बॉडी। और ये जो है दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द मेल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तब उस कंडीशन में ये एक गोयाटर नाम की एक बीमारी होती है। इसमें गले के पास ऐसे जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन, हाइपरप्लेसिया हो जाता है, तो उसका ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन ऑफ आवर एरिया। नेक रीजन में ये जो बड़ी सी आप बड़ा सा हड्डी जैसा देख रहे हैं, दिस इज कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज या लैरिंग्स बोलते हैं। इसी के अंदर हमारा जो वो बॉक्स होता है, इससे हमारी आवाज निकलती है ना, ये हमारा वॉइस बॉक्स इसी में होता है। उसके नीचे आप देखिए कि यहाँ पर कुछ कार्टिलेजेस बने हुए हैं। ये ट्रैकिया है, हमारी श्वास नली है। और ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे में हमारा वो वर्टिब्रल कॉलम है जो कशेरुकी दंड है, और कशेरुकी दंड के 5वें, 6ठे और 7वें सर्वाइकल कशेरुकी और पहले थोरेसिक जो कशेरुकी होता है, जो वर्टिब्रे होती है, उसके पैरेलल में ये स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखिए कि दीज आर द टू लोब्स ऑफ दिस ग्लैंड। ये दो लोब्स हैं और बीच में एक स्ट्रक्चर है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड isthmus। ठीक है। वंस दिस ग्लैंड इज डिटैच्ड, इस ग्लैंड को अगर हम यहां से डिटैच कर लें सर्जिकली, और डिटैच करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। बट दिस स्ट्रक्चर इज द अपीयरेंस व्हेन दिस ग्लैंड इज ऑब्जर्व्ड पोस्टीरियरली। जब इस स्ट्रक्चर को, थायराइड के स्ट्रक्चर को आप वहां से निकाल लेंगे, डिटैच कर लेंगे और फिर पोस्टीरियर साइड से देखेंगे, तब आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप देख रहे हो ये पालियां दिख रही हैं दो, है ना। पालियों का बीच का जो ज्वाइंट है उसको हम क्या कहते हैं, isthmus कहते हैं। और साथ साथ एक और चीज आप देखें, इस पर 4 नोड्यूल्स लगे हुए हैं ना, येलो कलर के। देयर आर 4 नोड्यूल्स। दीज नोड्यूल्स आर द पाराथायराइड ग्लैंड। So now you know the location of parathyroid gland and the thyroid gland. So let us see first the structure of thyroid gland. ये आप देखिए, this is the thyroid cartilage, जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है। This is the outline of thyroid gland. इसके दोनों पालियां आपको दिख रही हैं, ये isthmus दिख रहा है। In this diagram what you see, इस डायग्राम में आपको यह दिखाई पड़ता है कि दिस स्ट्रक्चर इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, यानी कि ये जो संरचना है थायराइड की, इसमें रक्त नलिकाओं का जाल है और रक्त प्रवाह बहुत प्रॉपर है। देयर इज एडिक्वेट और समचस अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो इन दिस ग्लैंड। नहीं, आप देखिए जैसे ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन को जाती है, उससे एक नलिका निकली है। ये है लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी। उसी प्रकार से राइट सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जिसका एक कन्वेंट बन जाता है। ये फिर आगे इसका नेटवर्क बनेगा और ये सप्लाई करेगा। उसी प्रकार से कुछ जूगल वेन्स होते हैं, ये जो आगे चल करके इंफीरियर थायराइड वेन्स में जमा होते हैं। सो द हार्मोन्स दैट इज बीइंग सीक्रेटेड फ्रॉम दिस ग्लैंड इज ड्रेन्ड। वो ड्रेन होता है किसमें, इस वेन्स में, एंड देन इट गोज टू द डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब हम देखेंगे व्हाट इज द थायराइड। कुछ 2-4 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जैसा मैंने आपको कहा कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। ये 2 पालियों का बना होता है जो ट्रैकिया के दोनों तरफ होते हैं, और बीच में जो जोड़ने वाला जो एरिया होता है उसको हम isthmus बोलते हैं।
Now, this gland is the largest endocrine gland in our body. हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें सबसे बड़े आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका कि आप देख रहे हो, इट वेज अराउंड 25 ग्राम्स, बटरफ्लाई का शेप होता है, आपने देखा है. थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी फॉलिकल्स. फॉलिकल्स मतलब पुटिकाएं. पुटिकाएं क्या होती हैं कि दिस इज द ग्रुप ऑफ सम सेल्स. ये कुछ घनाकार कोशिकाओं का बना हुआ एक चैम्बर होता है, और उस चैम्बर के अंदर खाली स्पेस होता है, अवकाश होता है, जिसमें कि आप देखते हो कि एक कैविटी होती है, और वो जो कैविटी है वहां से ये दो हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्रंथि से. वन is T4 एंड अनदर is T3. बोथ हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम देयर. तो ये जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लैंड आल्सो, दिस हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लैंड आल्सो. और आयोडीन इज इसेंशियल. आयोडीन अगर नहीं होगा तो ये हार्मोन नहीं बनेगा. सो इन द एरिया एंडेमिक जोन, एंडेमिक रीजन ऑफ द हैबिटेशन, जहां पर कि there is lack of iodine in soil, in water, और जो lack of iodine is there in the food diet, in that case अगर आयोडीन प्रॉपर मात्रा में शरीर को नहीं मिल रहा है तो इस हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा. बिकॉज आयोडीन इज द पार्ट ऑफ, आयोडीन आयन इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन थायरॉक्सिन एंड T3. हम ये जब पिट्यूटरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, हमने इसके रेगुलेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय TRH. TRH इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम देयर. ये इसका संश्लेषण और इसका जो निस्सारण होता है वो कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है. ये TRH जब जाकर के पिट्यूटरी पे लगता है, देन द पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस, under the influence of this TRH, pituitary produces what? TSH, thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone goes to the thyroid gland and stimulates, ये उसको उद्दीपित करता है थायराइड ग्रंथि को to produce thyroxine and T3. हमने एक बात और बताई थी आपको, हमने ये कहा था कि हाइपोथैलेमस से न सिर्फ एक स्टिमुलेटिंग TRH निकलता है, बल्कि एक दूसरा एक और निकलता है जिसको हम कहते थे GHRIH, growth hormone release inhibitory hormone. This actually inhibits the release of the growth hormone from the pituitary, as well as the release of TSH, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ TSH. मतलब ये जो GHRIH था, ये न सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के रिलीज और सिंथेसिस को पिट्यूटरी में रोकता है, बल्कि TSH के भी निकलने को, TSH को भी रिलीज होने से रोकता है. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो कंट्रोल है, वो थायराइड ग्रंथि का जो सिक्रीशन है, संश्लेषण है, स्राव है, इसका जो कंट्रोल होता है, इसका नियंत्रण और इसका जो नियमन होता है, वो कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है, जो अल्टीमेटली किससे रेगुलेट होती है? हाइपोथैलेमस से. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन्स दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड में देखिए कि एक आपने नाम सुन रखा होगा थायरॉक्सिन, इसको हम T4 भी कहते हैं. व्हाई इट इज T4? बिकॉज यू सी इन दिस स्ट्रक्चर, ये आपको पता है कि ये दिस स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज टायरोसिन. ये टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न एक संरचना है, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि दो इसमें रिंग बने हुए हैं एरोमेटिक. इसमें आप क्या देख रहे हो? एक आयोडीन, दो आयोडीन, तीन आयोडीन, चार आयोडीन. तो चार आयोडीन की होने की वजह से इसको क्या कहेंगे? T4. इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं. उसी प्रकार से अगर आयोडीन की संख्या मात्र 3 हो, देन इट इज ट्राई आयोडोथायरोनिन. ये 3-5 इसलिए कहते हैं कि दिस इज द कार्बन पोजीशन 3, दिस इज कार्बन पोजीशन 5. अगर ये दूसरा रिंग है, दिस इज
this is 5 dash. So this is 353-5 tetraiodothyronine and this is 353-triiodothyronine. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड और ये इसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, इसको हम ट्राइआयोडोथायरोनिन या T3 बोलते हैं. नॉर्मली जब इसका जो रेशियो होता है, ये जब थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तब द रेशियो ऑफ द T4 is to T3 is अराउंड 7:1. ये 7 और 1 के अनुपात में, यानी 7 माइक्रोग्राम अगर ये निकलेगा तो 1 माइक्रोग्राम ये निकलेगा. ठीक है. लेकिन अगर जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, इन द केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी व्हाट हैपेंस, दिस रेशियो चेंजेस. फिर ये 7 गुना नहीं निकल करके 3 गुना 4, ये रेशियो घट जाता है. मतलब 4 माइक्रोग्राम फिर ये निकलेगा, फिर 1 माइक्रोग्राम ये, 7 की जगह 4 ही निकलेगा या 3 ही निकलेगा और 1 माइक्रोग्राम ये निकलेगा. तो ये जो रेशियो है दैट डिक्रीजेज इन द केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी एंड दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर्स. जब आयोडीन डेफिशिएंसी को पता करना होता है और आयोडीन डेफिशिएंसी से अगर हमको ये पता करना है कि ये थायराइड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप देखेंगे पैथोलॉजी वाले एक रिपोर्ट बनाते हैं जहां वो T4 T3 का रेशियो भी निकालते हैं. तो अगर 7:1 से ये रेशियो घट रहा है, इसका मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड, डाइट और वाटर दैट इज बीइंग टेकन बाय द पर्सन. ये देखिए, मैंने ये कहा था कि ये क्या है कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एन एमाइनो एसिड. अगर आप यहां से इस आयोडीन को एक बार मान लीजिए कि यहां पे नहीं है, in that case this structure, the structure that you see here is tyrosine. This is an amino acid that is called as tyrosine. Since one iodine is attached at the 3rd carbon of this aromatic ring, that's why it is called as monoiodotyrosine. This is monoiodotyrosine. Similarly, this is, since 2 iodine are attached at 3rd and 5th carbon, तो ये क्या कहलाएगा, डाइआयोडोटायरोसिन. अब होता क्या है कि अगर इसके साथ ये वाला पार्ट अगर आकर के यहां से जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो इसके हैं और 1 इसके हैं, तो कितने हो जाएंगे, दिस स्ट्रक्चर विल अपीयर 1 2 3 353- ट्राइआयोडोथायरोडिन. अब ये जब ये 2 रिंग आ जाते हैं ना, फिर ये टायरोसिन नहीं बल्कि इसको हम थायरोनिन कहते हैं. क्या कहते हैं, थायरोनिन कहते हैं. ये उल्टा भी हो सकता है कि यहां पर 2 आयोडीन आ जाए, जैसे यहां भर पर है, इट मे बी 3-5- जैसे यहां पर है, या फिर 3-5-3- ट्राइआयोडोथायरोनिन. उसी प्रकार से यहां अगर एक ये स्ट्रक्चर आकर के लग जाए, अगर ये आकर के लग जाए यहां पर, देन दिस विल बिकम दिस. ये क्या बनेगा, 3-5-3-5- टेट्राआयोडोथायरोनिन. सो और उसमें आप देखते हो कि बेसिकली देयर इज अ कपलिंग ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर्स. अगर एक DIT और एक MIT की कपलिंग हो जाएगी तो T3 बन जाएगा, और अगर 2 DIT 2 डाइआयोडोटायरोसिन की कपलिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा T4 यानी कि थायरॉक्सिन बन जाएगा. ये कपलिंग कैसे होता है अभी मैं बताता हूं आपको. नाउ दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ थायराइड ग्लैंड. इसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो जो टिपिकल संरचना आपको जो दिखती है ना 10x पे, वो ये दिखती है. दिस इज द स्ट्रक्चर. यहां आप क्या देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे थैलीनुमा संरचना है, जब कैविटी आपको दिख रही है, कुछ यहां पर गुहाएं दिख रही हैं, और इन गुहाओं के चारों तरफ क्या है, सेल की लाइनिंग है. ये जो सेल की लाइनिंग वाली जो ये गुहा आपको दिख रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर इसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, यही है फॉलिकल. ये क्या है, दिस इज द फॉलिकल, एंड दिस काइंड ऑफ सो मेनी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट. ये देख रहे हो कितने सारे फॉलिकल्स हैं, सो मेनी फॉलिकल्स आर देयर इन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लैंड, दिस थायराइड ग्लैंड. और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ चारों तरफ कुछ कोशिकाएं लगी हुई हैं. इसको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और बीच में ये जो स्पेस है
ये फॉलिकुलर स्पेस है और इस स्पेस के अंदर एक पदार्थ भरा होता है जो कोलाइडल नेचर का होता है, कोलॉइड होता है बेसिकली ये, जिसको हम टीबीजी या इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज और आप देखिए कि इसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं जो थायराइड फॉलिक्यूल में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं आपको और दिखाई पड़ती है, देख रहे हो, इसको होते हैं पाराफॉलिकुलर सेल्स, मतलब देयर आर सम सेल्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द थायराइड फॉलिकल्स। इस थायराइड फॉलिकल्स के बाहर पाए जाते हैं, इनको हम थायराइड सी सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो थायराइड फॉलिकल के अंदर जो कोलॉइड स्पेस है जहां पर कि टीबीजी मिलेगा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। जबकि ये जो सी सेल्स हैं इससे एक दूसरा एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सी सेल्स, दे आर लोकेटेड आउटसाइड द फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसके बीच बीच में कुछ आपको कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स वगैरह और दिखेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, ये स्ट्रक्चर अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, दिस इज थायराइड, दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू सेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी, इसको हमने डायग्रामेटिक ये प्रेजेंटेशन इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। जैसा मैंने कहा कि बेसिकली दीज आर द फॉलिकल्स, या सारे फॉलिकल्स हैं बने हुए, सो मेनी फॉलिकल्स आर देयर एंड दिस फॉलिकल सेल एनक्लोज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल से घिरा हुआ है। ये क्यूबाइड यानी घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इसकी ऊंचाई और मोटाई समान होती है, लंबाई मोटाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं, घन के आकार की क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखिए क्या भरा हुआ है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा इसमें कोलॉइड भरा हुआ है। दिस इज ये कहीं लिखा होगा, देखिए नहीं लिखा, हाँ, फॉलिकल्स फिल्ड विथ कोलॉइड, फॉलिकल्स फिल्ड विथ कोलॉइड। ये कोलॉइड के अंदर जो चीज पाई जाती है ये क्या है? दिस इज थायरोग्लोबुलिन। ये क्या है? थायरोग्लोबुलिन। इसके बाहर आप देखिए कि फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स के आगे ये पाराफॉलिकुलर सेल्स, जिसको अभी पिछले स्लाइड में हमने सी सेल्स बताया था, थायराइड सी सेल्स, वो लोकेटेड है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। यहां पर एक मैंने लिखा हुआ है एक लाइन, देखिए कि टीबीजी या थायरोग्लोबुलिन, दिस इज अ लार्ज ग्लाइकोसाइलेटेड एंड आयोडीनेटेड स्ट्रक्चर। मतलब ये बहुत बड़े प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन मतलब दिस इज द कंजुगेटेड प्रोटीन दैट इज अटैच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से मिला हुआ प्रोटीन है और साथ साथ इसमें आयोडीन भी है। इसका मॉलिक्यूलर वेट करीब करीब इतना होता है, कितना? 6,60,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो वेरी बिग मॉलिक्यूल इज दिस। 8 से 10% तो इसका जो टोटल वेट होता है थायरोग्लोबुलिन का, उसमें 8 से 10% पूरे वेट का कार्बोहाइड्रेट होता है और 0.2 to 1% आयोडीन। बिसाइड दैट इसमें क्या होता है कि इस जो ये स्ट्रक्चर होता है, जो टीबीजी का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम और थोड़ा देखेंगे अभी, उसमें करीब करीब 115 टायरोसिन के रेसिड्यूज होते हैं। एंड दीज टायरोसिन रेसिड्यू, अभी आपने पिछले स्लाइड्स में देखा था ना कि जो टायरोसिन है उसी के आयोडिनेशन से T3 या T4 बनते थे। तो इन ईच ऑफ द TBG you will find 115 tyrosine residue that is ready for iodinization and produce the T3 and T4 hormones, ठीक है। सो हाँ, ये देखिए दिस इज TGB यानी दिस इज TBG यानी थायरोग्लोबुलिन, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दीज आर द टायरोसिन रेसिड्यूज। मतलब यहां पर ये टायरोसिन लगे हुए हैं और टायरोसिन के अभी ये क्या है कि सिंगल टायरोसिन है जिसके 3rd या 5th एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन पर आकर के आयोडीन लगेगा। तो आयोडीन लगता कैसे? फर्स्ट थिंग देयर इज अ पंप दैट इज वर्किंग इन द फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स का आपको आउटलाइन दिख रहा है आपको, है ना।
दिस इज द फॉलिकुलर सेल्स, और इस फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर एक आयोडीन पंप लगा होता है। इस तरह का पंप सिर्फ आपको थायराइड के फॉलिकल सेल्स में ही मिलेगा। सो आयोडीन का जो अनायन है वो इस पंप के जरिए अंदर जाता है, दैट इज कैरिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, आयोडीनेट आयन, जैसे आपको पता है। फिर क्या होगा कि यहां पर NADPH2 और O2 होते हैं। ये क्या करता है कि ये जो स्ट्रक्चर है NADPH2, 2 हाइड्रोजन है यहां देखिए, और H2, ये क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये आयोडीनेट आयन जो था, जो एनायन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, और यहां बन जाता है H2O2। इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहां पर एक आयोडीन का कैटायन बन गया, दैट इज I+। अब ये I+ दैट इज एबल टू ज्वाइन द टायरोसिन ऑफ दिस TgB। ये टायरोसिन पर आकर जुड़ता है, तो पहले ये MIT बनाएगा, मोनोआइडोटायरोसिन बनाएगा, डाइआइडोटायरोसिन बनाएगा। तो ये क्रिया हुई, फिर इसकी कपलिंग हुई, तो कपलिंग होने के साथ T3 T4 बन गए। फिर ये सारा ये जो हार्मोन्स हैं ये यहाँ से डिटैच होंगे और फैगोसाइटोसिस से बाहर निकलेंगे, फिर ये लाइसोसोम की थैली में जुड़ेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम, और इस प्रकार से इसकी फैगोसाइटोसिस के जरिए ये T3 और T4 हार्मोन्स बाहर जाते हैं। सो इन दिस वे द हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द follicular cells of the thyroid gland. Now, what is the function of the thyroid gland? Thyroid hormones play an important role in regulation of basal metabolic rate. BMR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है BMR। BMR का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में उपापचय की ढेरों क्रियाएं होती रहती हैं, और उसका इंडिकेटर ये होता है कि हमारी जो सांस चल रही है उसकी एक निर्धारित गति है, हमारा हृदय धड़क रहा है उसकी एक निर्धारित गति है, हमारा ब्लड प्रेशर है, प्रेशर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसकी निर्धारित गति है, हमारा ब्रेन फंक्शंस कर रहा है उसमें न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही है उसका एक बेसल रेट है, हमारा जो पेरिस्टाल्टिक वेग चल रहा है, पाचन जो नलिका है वो एक, उसमें पेरिस्टाल्सिस का वेग चल रहा है, वो एक हमारा उपापचयी पैरामीटर है। तो कहने का मतलब कि ऑल दीज पैरामीटर्स, जो हमारा टेम्परेचर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, दीज आर द मेटाबॉलिक पैरामीटर, और इसका एक बेसिक रेट होता है। वो बेसिक रेट है जो हीमोस्टेसिस में यानी समस्थितिकी में मेंटेन होता है। नॉर्मली इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस मेटाबॉलिक रेट, दिस बेसल मेटाबॉलिक रेट, दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब तो घटेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारा जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस है वो रुक जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आदमी को सुस्ती हो जाएगी, थका थका सा आदमी लगेगा, उसके पसीना नहीं आएगा, स्वेट ग्लैंड बंद रहेगी, दिमाग सुस्त हो जाएगा, और फिर अगर ये ज्यादा घट गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उतना नहीं घटता जिससे कि हार्ट रेट ही बंद हो जाए। बट there appears some fluctuation in the basal metabolic rate if there is some abnormality in the functioning of this endocrine gland, ये होता है। तो ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आदमी को पसीना बहुत आएगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसका हार्ट रेट हाई हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस ज्यादा हो गई, ब्रेन जो है उसका विचलित सा रहेगा, हमेशा एंजाइटी के कंडीशन में बंदा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि देयर इज physiological parameter that is basal metabolic rate, and that basal metabolic rate is maintained by the hormones that is secreted from the thyroid gland. ये हार्मोन, ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन है उसमें मदद करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी इसका योगदान होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि दिस थायराइड एक्चुअली दिस ऑल्सो एक्ट्स एज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कई बार जो लेडीज में कुछ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, कुछ स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है, वहां भी आप देखेंगे कि थायराइड की कमी या उससे जुड़ी समस्याएं होती हैं।
और जो थायराइड का जो मेल फंक्शनिंग, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वीमेन आर मोर ससेप्टेबल, महिलाओं में इसके थायराइड एबनॉर्मलिटी होने की संभावना ज्यादा रहती है। बिसाइड दैट द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन एंड T3 ऑल्सो बैलेंसेज द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इन द बॉडी। हमारे शरीर में जल का और जो आयंस है, सोडियम पोटेशियम जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके बैलेंस को, उनके संतुलन को भी हमारे शरीर में बनाए रखते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया कि कैल्सिटोनिन नाम का एक पदार्थ सिक्रीट होता है जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो या थायराइड टी सेल से प्रोड्यूस होता है, वो हमारे शरीर में ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड हार्मोन। अब देखिए, जैसे हमने बताया कि जैसे निगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म काम करता है ना दूसरे हार्मोन्स में, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड में, सिमिलरली दिस निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इज वर्किंग हियर आल्सो। दिस इज हाइपोथैलेमस, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, ये हम डिस्कस कर चुके। ये माउस से लिखा नहीं जा रहा सही से। सो दिस इज हाइपोथैलेमस that secretes TRH, thyroid releasing hormone, that acts on the pituitary. Pituitary releases the TSH, thyroid stimulating hormone, that acts on this thyroid gland to produce T3 and T4. T3 T4 यहाँ से secrete होगा और होने के बाद ब्लड में जब समुचित मात्रा आ जाती है, फिर यहाँ से एक इनहिबिशन का प्रोसेस होता है, ब्लड सेंस करता है और फिर क्या होता है कि यहाँ से एक निगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को, है ना, और ये जो हाइपोथैलेमस को कि भाई इसमें अभी जो थायरोक्सिन है और T3 की मात्रा शरीर में प्रॉपर है, अब आपको सिक्रीट करने, संश्लेषित करने, स्रावित करने की आवश्यकता नहीं है। सो इन दिस वे द नेगेटिव फीडबैक आल्सो वर्क्स हियर लाइक अदर हार्मोनल पाथवे। थायराइड का जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात की बहुत सा कॉमन सा सिम्टम है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। हमारे भोजन में, पानी में अगर आयोडीन की कमी है तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो जाएगी। और हाइपो मतलब थायराइड का सिक्रीशन कम होना, थायरोक्सिन और T3 का सिक्रीशन कम हुआ तो हाइपो हो गया। उससे गोयाटर होता है, जो पहले ही स्लाइड में हमने आपको गोयाटर का फोटो दिखाया था। अनदर इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान किसी महिला में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत रुक जाएगा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। एक्चुअली जो ग्रोथ की कमी होती है ना, खास तौर से ये जो बीमारी मैं बता रहा हूँ क्रिएटिनिज्म कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो न सिर्फ उसका फिजिकल स्ट्रेचर छोटा होता है, न सिर्फ उसकी हाइट कम होती है, शरीर बौना होता है, चेहरा थोड़ा अजीब सा होता है, जीभ मोटी होती है, वो सुन नहीं सकता, उसको बोलने में परेशानी होती है। इसके अलावा उसका दिमाग भी विकसित कम होता है। 22 साल का अगर बच्चा आदमी हो जाएगा, उसकी जो मेंटल एज है वो 5 साल के बच्चे की रह जाएगी। तो कहने का मतलब उसका मेंटल ग्रोथ, जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। उसका जो IQ है बहुत कम रहता है, वो डेफ हो सकता है, गूंगा बहरा हो सकता है। ये सारी चीजें क्यों होती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला जो है सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म, इन दैट कंडीशन दैट क्रिएटिनिन अपीयर। ये अगर बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म है, बचपन से है, जन्मजात है, तो वो क्रिएटिनिन कहलाता है, जिसके लक्षण हमने आपको बताए। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म जो एडल्ट में होता है उसको मिक्सोडिमा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने कहा कि इसका एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, उसकी आंखें सूजी हुई रहेगी, पूरे शरीर में स्वेलिंग रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, सुस्ती रहेगी, वो आदमी कुछ करने लायक नहीं रहेगा, मतलब करने की इच्छा उसको नहीं होगी। एंड इन द केस ऑफ वीमेन, अगर महिलाओं में ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ऋतु चक्र है, वो प्रभावित होता है। एक जो हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको हम कहते हैं हाशिमोतो डिजीज। हाशिमोतो डिजीज क्या है? ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि है या जो पिट्यूटरी है, TSH है, इन सब के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी जाकर के थायराइड ग्रंथि पे लग जाते हैं, TSH पे लग जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि थायरॉक्सिन और दूसरे हार्मोन का सिक्रीशन
कम हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो थायराइड ग्रंथि है उसमें नेक्रोसिस होने लग जाती है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है जाकर के उनको थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है। तो इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, इसको हम कहते हैं हाशिमोतो डिजीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये क्रिएटिन का सिम्टम है, जैसे मैंने कहा चेहरा पफी है, इसका ग्रोथ स्टंटेड है, इसमें देखिए कई गायनोमेस्टीडिया भी हो सकता है, जो बच्चा है उसका चेहरा देखिए। और ये सिर्फ इसका स्ट्रेचर ही छोटा नहीं है, बल्कि इसका जो मानसिक विकास है, मेंटल बैलेंस है, मेंटल डिफेक्ट होता है, और इसका जो जीभ होगा वो ज्यादा बड़े आकार का होगा, इसको बोलने में परेशानी होगा, बहरा भी हो सकता है। ये मिक्सोडिमा के लक्षण है, चेहरा देखिए पूरा पफी है, आंखों के नीचे आई बैग्स बने हुए हैं, है ना। और ये थायराइड गोयाटर है, और ये जो सिम्टम आप देख रहे हैं उसको हम एक्जोप्थेल्मिया कहते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपर में होता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये स्पेस था तो इस स्लाइड में मैंने यही डाल दिया कि आंखें इसकी बाहर निकली हुई हैं पेशेंट की। सो अनदर टाइप ऑफ थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मलिटी इज हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन में ज्यादा सिक्रीट हो, T3 T4 का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। तो अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहेंगे। ये आमतौर पर जो थायराइड कैंसर होता है वहां पर एक ट्यूमर बन गया जो अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का स्राव करने लगता है, तो थायराइड कैंसर के कंडीशन में होता है। दूसरा, एक ग्रेव्स डिजीज करके एक बीमारी होती है। ग्रेव्स डिजीज जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाते हैं जो TSH की तरह काम करने लगते हैं। मतलब बेसिकली दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है बट दे आर वर्किंग लाइक द TSH। अगर वो TSH की तरह काम करने लग जाएंगे क्या होगा, TSH तो आ नहीं रहा पिट्यूटरी से, लेकिन ये जो एंटीबॉडी बन गए, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन गए, ये जाकर के थायराइड पर बराबर लगेंगे। और वो जाके लगेंगे तो क्या होगा कि वो चूंकि वो TSH के जो प्रभाव है, TSH का जो लक्षण इसको मिमिक कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, TSH के प्रभाव की नकल कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि उसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब इसमें क्या होता है कि TSH के जैसा कोई एक एंटीबॉडी बन गया जो TSH का काम उसके एब्सेंस में करने लगता है, और ये अत्यधिक मात्रा में इससे स्राव होता है। इससे क्या होता है कि इसको एक्जोप्थेल्मिक गोयाटर होता है, जो ऑप्थेल्मिक मतलब आंखें, ऑप्थेल्मिक है ना, और एक्जो मतलब आंखें बाहर निकल गई, जैसा कि अभी एक फोटो दिखाया था मैंने आपको। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये इसमें अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो गोयाटर में तो जैसे एनलार्ज होता है ना, हाइपरप्लेसिया होता है थायराइड ग्लैंड का, जिसे गोयाटर हुआ था, जो गले के नीचे बड़ा सा एक आपको थैलीनुमा संरचना आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो इसको थायरोकोटॉक्सिकोसिस जो कहलाता है, ये जिसको हम इसको थायरोकोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, इसमें भी थायराइड ग्लैंड कभी कभी बढ़ जाता है। इससे क्या हुआ कि आई बॉल्स बाहर तो आ ही गए एक्जोप्थेल्मिया, तो इसका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो आपके सारे ATP, क्योंकि वो ज्यादा हीट जनरेशन कर रहा है, पसीना आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो शरीर के सारे जो फूड रिजर्व है वो जल्दी जल्दी खत्म हो गया। और उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी बनने के लिए प्रोटीन और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से वजन में कमी आती है। ये एंजाइटी का कंडीशन, हमेशा तनाव या तमतमाहट में जो पेशेंट रहता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसके अलावा अब देखिए हम पढ़ते हैं पाराथायरॉयड। पाराथायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर हमने आपको पहले बताया था कि दिस इज द थायराइड ग्लैंड। इसको अगर हम निकाल देंगे, ये तो फ्रंट व्यू है थायराइड का। जब थायराइड को आप पीछे से देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 नोड्यूल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, विच इज 4 पाराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो 4 संरचनाएं हैं, यही पाराथायरॉयड ग्लैंड है, और इससे जो हार्मोन निकलता है इसको PTH या पाराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। नाउ द सिक्रीशन ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। कैल्शियम लेवल कितना है, कैल्शियम का रक्त में स्तर कितना है, उसी के रेस्पॉन्स में ये पाराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन PTH सिक्रीट करेगा। तो देख क्या होता है
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पाराथायराइड ग्लैंड। आप देख रहे हो, ये हम एक्चुअली ट्रैकिया को हम पीछे से देख रहे हैं। तो 4 आपको पाराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आप देखिए कि सारे के सारे जो आर्टरीज और वेन्स का प्रॉपर सप्लाई है। दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको दिख रहा है, जो बाहर जो ये संरचना दिख रही है आपको, जो ये इसके नीचे जो संरचना दिख रही है इधर, ये जो बाहर इसके संरचना जो दिख रही है, ये तो थायराइड ग्लैंड है। इसमें क्या आपको फॉलिकल्स दिख रहे हैं, बीच में कुछ पाराफॉलिकुलर सेल्स वाले भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज दिख रहे हैं, पाराफॉलिकुलर सेल्स। ये बाहर का जो रीजन है ये थायराइड है, और इसके बीच में जो है ना, ये इसका नोड्यूल है किसका, पाराथायराइड का। अब पाराथायराइड एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे तो ऐसा दिखता है। इसमें कौन कौन सी तरह की होती हैं, तो बेसिकली इसमें देखिए कुछ ये पाराथायराइड ग्लैंड है, जिसमें क्या आपको कुछ एडिपोसाइट जो होते हैं वो ऐसी कोशिकाएं हैं जो जहां पर कि फैट का यानी कि वसा का संग्रहण होता है। उसमें ये जो सीडोफॉलिकल पैटर्न होता है, जो पर एडिक्सिव रिएजेंट होता है एक, जिससे कि कोशिकाओं को रंजित किया जाता है, तो उससे रंजित हो जाते हैं। इसमें जो मेन जो कोशिका है जो पीटीएस सिक्रीट करती है पाराथायराइड हार्मोन, वो चीफ सेल्स कहलाती है। 6 से 8 माइक्रोन की होती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द पीटीएच। इसके अलावा कुछ ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं जो एसिडोफिलिक स्टेन को पकड़ते हैं। इसमें कोई न्यू सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स नहीं होता। इसके अलावा कुछ दूसरी कोशिकाएं होती है। बेसिकली द चीफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द पाराथायराइड ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच या पाराथायराइड हार्मोन। ये पाराथायराइड का फंक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि शरीर में ब्लड जो है, रक्त में कैल्शियम का लेवल लो हो गया। आमतौर पर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो होता है 10 to the power -3 मोल के आसपास, ठीक है। अगर ये लो हो गया, मतलब 0.3 नहीं, सॉरी, ये 0.6 के आसपास होता है। ये मैंने गलत बना दिया, ये मैं मिटा देता हूं। ये कितना होता है, दैट इज अराउंड 10 to the power -5 -6 ये मोल होता है ब्लड में, ठीक है। अगर ये घट करके -10 पावर -10 हो जाए, तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, पाराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और वो जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, पीटीएच ज्यादा होगा, निकलेगा। पीटीएच क्या करता है कि वो बोन पर जाकर के असर करता है, और बोन का जो कैल्शियम है उसका रिजॉर्प्शन होने लगता है, मतलब वहां पर से कैल्शियम को रिलीज करने लगता है। ये बोन के कैल्शियम को रिलीज करने लगता है। और फिर क्या होता है कि किडनी जो है वहां पर कैल्शियम, किडनी को आपको पता है कि छानने का काम, तो ब्लड में से जब फिल्ट्रेशन होता है तो वहां विटामिन डी बढ़ जाता है और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन किडनी में होने लगता है। उसी प्रकार से जो हमारा इंटेस्टाइन है वो ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करने लगा, और ये सारी चीजें जब होती हैं तो जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक बार जब ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो गया, फिर ये निगेटिव फीडबैक जाता है और फिर ये पीटीएच का सिक्रीशन बंद हो जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पीटीएच। नाउ दिस एक्चुअली एक्ट्स परफॉर्म्स अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट विद द कैल्सिटोनिन, क्योंकि जो पीटीएच का फंक्शन है कैल्सिटोनिन का ठीक उससे उल्टा है। जो काम पीटीएच करता है कैल्सिटोनिन उसको उल्टा करता है। पीटीएच का फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना, कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना। वो क्या करेगा कि किडनी में से कैल्शियम को बाहर जाने देगा, उसका पुनर्अवशोषण नहीं करेगा, जितना कैल्शियम है उसको बोन पर आकर के जमा करेगा, इंटेस्टाइन से बोन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देगा, जिससे कि वो ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाए। दोनों एक बैलेंस में काम करते हैं। देखिए कि जब ब्लड लेवल बैलेंस है, जब बैलेंस है तो क्या होगा, ठीक है। जब बैलेंस उल्टा होता है, बैलेंस गड़बड़ होता है,
मतलब अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो थायराइड ग्लैंड पर असर होगा, पाराथायराइड पर। जो पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा, कैल्सिटोनिन का कम हो जाएगा, और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, पीटीएच क्या करेगा, बोन पर उससे कैल्शियम को रिलीज कराएगा। उसी प्रकार से अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, सॉरी ये तो कैल्शियम लेवल बढ़ा था तब की बात थी, कैल्शियम लेवल जब बढ़ गया तब तो कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ, पीटीएच कम हो गया, कैल्सिटोनिन बढ़ गया, और उससे क्या होगा कि जब बोन पर डिपोजिशन होने लग गया कैल्शियम का, और किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया। लेकिन अगर ये क्या लिखा, फॉलिंग ब्लड कैल्शियम लेवल जब कम हो गया तब पीटीएच रिलीज होगा, पीटीएच की मात्रा बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, बोन पर जो कैल्शियम था वो रिलीज होगा, और किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का कैल्शियम का बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा। अब इसकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, देखिए क्या होता है, देखिए हाइपर पैराथायराइडीज़म। अगर पीटीएच ज्यादा होगा तो क्या होगा, पीटीएच ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन बार बार आएगा, पॉलीडिप्सिया बार बार पेशाब लगेगा। इसके अलावा चूंकि किडनी को बेचारे को बहुत फिल्टर करना पड़ेगा कैल्शियम, तो वहां स्टोन्स बन जाएंगे, जो किडनी स्टोन्स आप जानते हो, पथरी के इसको कहते हैं, किडनी में पथरी हो जाएगी, इसको हम रीनल कैनालिकुली बोलते हैं। एनोरेक्सिया, आदमी खाने की इच्छा नहीं होगी, इसको कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके अलावा मसल्स वीक हो जाएंगे, अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं है तो क्या हो जाएगा, मसल्स, मतलब कैल्शियम का ज्यादा होने से मसल्स को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल वीक हो जाएंगे। उसके बाद पैराथायराइड, इसमें क्या हो, हाइपो मतलब जब कम हो जाएगा। तो हाइपो में क्या होता है कि इसमें अगर ये कम कॉमन है, हाइपर पैराथायराइडिज्म ज्यादा होता है, और हाइपर जब होगा तो उस कंडीशन चूंकि बोन से वो कैल्शियम रिलीज कर रहा है तो बोन ब्रिटल होने लग जाएंगे, बोन कमजोर हो जाएगा, उसके टूटने की संभावना हो जाएगी। हाइपो में क्या होगा कि बोन पर अनावश्यक कैल्शियम जमा होगा, ठीक है, और बोन पर जब अनावश्यक कैल्शियम होगा और कैल्सिटोनिन भी मान लीजिए नहीं है, या कैल्सिटोनिन ज्यादा काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोन में डिफॉर्मिटी होने लगती है। तो ये क्या करेगा, टिटेनिंग, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की बड़ी मुख्य भूमिका होती है, और कैल्शियम का अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, टिटनस जैसी कि मसल्स अकड़ जाएंगे, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, थोड़े दौरे पर, पैरास्थेसिया, जबकि हाथ पैर और दूसरी जगह जो टिंगलिंग जैसा सेंसेशन, एक शून्य जैसा हो जाएगा, या झुंझुनाहट जैसा कुछ होने लगता है, इसको हम पैरास्थेसिया बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये भी मसल्स के वीकनेस से ही है। कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, इसके नाखून कमजोर पड़ जाते, टूटने लगते हैं। तो इस तरह से हमने थायराइड और पैराथायराइड को खत्म कर लिया। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, वी स्टडीड द स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, और उसके अलावा उसके जो फंक्शन एबनॉर्मलिटी है उसके सिम्टम भी पढ़े। अगर आपके पास कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन डू पोस्ट मी द क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इसके साथ ही मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।